चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित कुमार तंवर जी मौजूद हैं, फाउंडर loan4msmec.com के। बहुत बहुत स्वागत है सर मनी नाइन के इस मंच पर, आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और तमाम आज का विषय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बैंक लॉकर पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं बैंक लॉकर से अब चोरी होने की खबरें आ रही हैं। फौरी तौर पर बैंक इस तरह की घटनाओं से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक हाल ही में जो जजमेंट आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। एसबीआई पर करीब 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक इस मामले में जवाबदेही से मुकर नहीं सकता है और इस तरह के दिशा निर्देश पिछले दिनों आरबीआई ने भी जारी किए थे। अगर लॉकर से सामान चोरी हो जाए और बैंक जिम्मेदारी लेने से मना कर दे तो पीड़ित ग्राहक के पास नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ विकल्प हैं, इसी पर हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल भी यही होगा कि अगर लॉकर से कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो फिर विकल्प क्या कुछ बचते हैं, और अगर बैंक अपनी भरपाई से पल्ला झाड़ लें तो क्या कुछ करना चाहिए, कैसे इसकी भरपाई होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम बैंक को सबसे सुरक्षित मानते हैं। अभी भी जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो म्यूचुअल फंड हो या निवेश के बाकी विकल्पों के बजाय बैंकों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर बैंकों में ही सेंध लग रही है तो फिर जो आम व्यक्ति है, आम नागरिक है, वो जाए तो जाए कहाँ। विपुल जी, बैंक वाकई में विश्वसनीय जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं। बैंक के जो लॉकर हैं कीमती सामान रखने के लिए सबसे सुरक्षित माने जाते हैं और बैंक उनके लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी का इंतजाम भी करता है। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी रही हैं। बहुत सारी जो है ब्रांचेज, खास तौर पर मैं पीएसयू बैंक्स की अगर बात करूं, उनके केसेस गाय बगाए आते रहते हैं, जहां पर बैंक में डकैती हुई तो पता लगा कि जो है वहां पर सीसीटीवी नहीं था या प्रॉपर गार्ड का इंतजाम नहीं था, या उन्होंने जो मानक होने चाहिए थे सेफ के, जो आपका सिक्योरिटी apparatus यूज किया जाता है लॉकर सिस्टम का, उसका वो प्रॉपर जो है नहीं था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको जो है एड्रेस किया गया। और एक इसमें बड़ा ही स्पेशल केस हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली फरवरी 2021 में जी कुछ गाइडलाइंस दी एक केस के सिलसिले में। ये केस क्या था, बहुत ही ब्रीफ करके बता देता हूं आपको। जी एक आदमी ने अपने कुछ वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट्स, आभूषण अपने लॉकर में रखे। बैंक को उसने रेंट दे दिया। उसके कुछ दिन बाद ही बैंक में वो अपडेट नहीं हुआ, जो भी गड़बड़ रही उसकी वजह से बैंक वालों ने उस लॉकर को तोड़ा और तोड़ करके उन्होंने कहा कि साहब हमें ये 2 आइटम आपके मिले हैं, और उन्होंने मामला रफा दफा करने की कोशिश करी। कस्टमर ने अपना रेंट पे कर दिया था। मिस्टर अमिताभ दास गुप्ता इनका नाम था। अब ये घटना है 92 से 94 के बीच की। एंड वहां पर उन्होंने जो है डिस्प्यूट अराइज हुआ। उन्होंने कहा मेरे 7 ऑर्नामेंट्स थे। बैंक ने कहा नहीं जी, हमें तो आपके 2 ही मिले। तो उन्होंने उनसे जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर के, कंज्यूमर का जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, वहां पर 3 लाख रुपए के लिए केस डाला और 50,000 रुपए का लीगल एडवाइजरी का, और वो उनको अवार्ड भी कर दिया गया क्योंकि उसमें बैंक की नेग्लिजेंस थी। बैंक ने रेंट लेने के बावजूद लॉकर तोड़ दिया था। जैसे मैंने अभी बताया, पीएसयू बैंक्स में इस टाइप के केस होते रहते थे। अब बैंक ने इसको कंटेस्ट किया एपलेट अथॉरिटी में। एपलेट अथॉरिटी से केस गया जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे अरसे के बाद फाइनली जो है फरवरी 2021 में ये कुछ गाइडलाइंस दी और ये फैसला दिया कि आपको 5 लाख रुपए का तो मिलेगा कंपेंसेशन। इसके अलावा 1 लाख रुपए की आपको मिलेगी लीगल जो आपका जो चार्जेस वगैरह लगे उसका कंपेंसेशन। तो टोटल 6 लाख रुपीज का इस केस में कंपेंसेशन दिया। और इन्होंने जो मोटा मोटा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स लिखे, उनमें उन्होंने बताया कि बैंक जो है, बैंक के पास में लिबर्टी नहीं है कि वो यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा या कोई अनफेयर टर्म्स कंज्यूमर्स के ऊपर इंपोज कर सके। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, जो उन्होंने जो लाइनें लिखी वो ये लिखी। उसके बाद में उन्होंने जो है ये पाया कि जो प्रेजेंट सिस्टम है बैंक लॉकर का, वो सभी बैंकों का डिफरेंट है। सबने अपनी अपनी मर्जी से जो है चीजें चला रखी हैं। किसी ने कुछ रूल बना दिए, किसी ने कुछ रूल बना दिए, उसके हिसाब से काम धंधा कर रहे हैं। ये गलत। आपका जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एसओपी होना चाहिए इसके लिए, और वो आरबीआई बनाएगा विद इन 6 मंथ। उन्होंने आरबीआई को ये जिम्मा भी दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक हम आरबीआई ये रूल नहीं बनाता तब तक जो गाइडलाइंस हम दे रहे हैं वो गाइडलाइंस आपकी इफेक्टिव रहेंगी। जी, अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता ये है कि अगर कोई आम व्यक्ति इस तरह की घटनाएं सुनने के बाद अगर लॉकर लेने से घबरा रहा है
तो उसके पास कोई एश्योरेंस है? मान लीजिए कि कल को किसी ने 5 लाख रुपए रखे हैं उसमें या ज्वेलरी रखी है, बैंक कहता है कि नहीं आपने 2 ही लाख रुपए रखे हैं, या फिर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए रखता है और कहता है कि इसमें 5 लाख रुपए थे, तो इसको जज करने के लिए, क्योंकि बैंक पहले तो इसकी एंट्री कराता नहीं है कौन कौन से सामान हैं, वो कहते हैं कि आपने जो है लॉकर ले लिया है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में दोनों तरफ से अगर कोई ग्राहक फ्रॉड करता है या फिर बैंक का कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कुछ नियम है क्या? विपुल जी, मैं आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका भी एक थोड़ा सा हिस्सा बच गया था। अब इसको दोनों को क्लब करके मैं आपको जो है बता देता हूँ जी आरबीआई ने अगस्त 2021 में रूल कुछ निकाले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बेसिस पे थे, और वो 1 जनवरी 2022 से लागू भी हुए। आरबीआई ने इसमें सबसे पहला नियम तो यह तय किया कि बैंक की लायबिलिटी कितनी होगी और किस किस केस में होगी। उन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर कोई बैंक का नेग्लिजेंस है, बैंक कोई गलती करता है, बैंक का कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, बैंक में जो है किसी किस्म की जो है बर्गलरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, आपका कोई डकैती पड़ जाती है, उस केस में बैंक की लायबिलिटी कितनी होगी। तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि लायबिलिटी होगी 100 टाइम्स ऑफ द रेंट। ओके। यानी कि अगर किसी लॉकर का रेंट आप 5,000 रुपए दे रहे हैं तो 5,000 का 100 टाइम्स आपकी जो है लायबिलिटी इस केस में होगी। मैक्सिमम हो गया 5 लाख रुपए। तो यानी कि अगर आपका जो है कोई भी सामान है उसके अंदर वो 5 लाख रुपए तक का जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन 5 लाख मैंने बताया है रेंटल वैल्यू का। अब किसी का हो सकता है 10,000 रुपए हो, तो उस केस में जो है ये अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर किसी में 2,000, छोटा किसी ने लॉकर लिया हुआ है, 2,000 का एनुअल रेंटल है, 1,500 रुपए का है, तो उसी के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। ठीक। अब आपने हीरे रख दिया है, आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रख दिए हैं, आपने जो है गोल्ड रख दिया है, आपने कैश ले जा करके रख दिया है, कुछ भी रखा है, बैंक को ये अनडिस्क्लोज्ड एसेट है। बैंक ये असरटेन नहीं कर सकता कि आपने उसके अंदर, अपने लॉकर के अंदर रखा क्या है। और आप ये क्लेम भी नहीं कर सकते बैंक से कि भाई मैंने ये सामान रखा था, मुझे ये पूरा का पूरा सामान मेरा वापस दो, क्योंकि वो अनडिस्क्लोज्ड है। आपने किसी को बताया नहीं, बैंक ने जस्ट आपको लॉकर दिया, आपने रखा। बैंक में प्रॉपरली एडिक्वेट जो है मेजर्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। अब ये बताइए कि मान लीजिए अगर किसी केस में मान लीजिए जैसा आपने कहा 5 लाख रुपए जो है रखे गए हैं, 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा। अब सोना इतना महंगा हो गया है, अगर रेंटल है, हाँ रेंटल का 100 टाइम। जी बिल्कुल मैं समझ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आजकल सोना इतना महंगा हो गया है कि मान लीजिए 5,000 रुपये कोई व्यक्ति किराया दे रहा है लॉकर के लिए, और बेटी की शादी के लिए उसने सोना घर पे रखने के बजाय बैंक के लॉकर में 10-12 लाख का रख लिया। तो अगर वहाँ पे कोई फ्रॉड होता है, कोई ऐसी घटना होती है, तो मैक्सिमम अमाउंट तो उसे 5 लाख रुपए ही मिलेगा। तो ये तो ग्राहक के लिए भी बड़ी चिंता की बात होगी। सर जैसे मैंने बताया कि अब उनको, अगर उन्होंने कोई छोटा लॉकर लिया है, 2,000 का रेंट है, तो आप 100 टाइम्स मैक्सिमम जो पेनल्टी उसको जो है चार्ज की जा सकती है वो 2 लाख की हो सकती है, अगर 2,000 का रेंट है। 5,000 का है तो 5,000 के हिसाब से होगी, 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से होगी। अब किसी ने 10 लाख का या 10 करोड़ रुपए का कुछ भी अमाउंट का जो है सामान अपना लॉकर के अंदर रखा है, बैंक की लायबिलिटी फिक्स है, मैक्सिमम वो 100 टाइम्स ऑफ द वैल्यू हो सकती है। लेकिन साथ ही मैं ऐड करता हूं कि ये लॉकर सिस्टम जो है वो 99% सिक्योर होता है। जो वर्ल्ड की रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं उनका वहां पे जो है लॉकर सिस्टम लगाया जाता है, उसके लिए प्रॉपर एक सीसीटीवी रखा जाता है, उसकी कीज वगैरह, उसकी 2 की होती हैं, जनरली डबल की सिस्टम बोलते हैं उसको। ये जो है एक मास्टर की होती है जो हमेशा जो है बैंक के पास होती है, और एक की जो है हमेशा कस्टमर के पास होती है। जब तक दोनों की नहीं लगेंगी लॉकर खुलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली बहुत ही सेफ, सिक्योर और बड़ा क्लियर ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए लोग इसके ऊपर यकीन भी करते हैं। तो चलिए, अमित जी का मानना यह है कि आप बैंक को सुरक्षित मान सकते हैं, और अब आरबीआई की तरफ से कुछ गाइडलाइन आई हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको अध्ययन करना चाहिए, ताकि आपके साथ अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करना चाहे तो आप जागते रहें, अलर्ट रहें और सही तरीके से अपने क्लेम के लिए लड़ सकें। समय लग सकता है, जैसा कि अभी बताया कि लंबा समय लगा, 2021 में फैसला आया। लेकिन इन सबके बीच में एक और मामले सामने आ रहे हैं कि लॉकर देने से पहले बैंक कहते हैं कि एफडी कराइए, आप नहीं कराते हैं तो कहते हैं कि
अभी आप वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, तो क्या ये कोई प्रेशर बनाने का तरीका है या बैंक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं? और जब इस तरह का दबाव अगर बैंक बनाए तो फिर आम ग्राहक के लिए क्या विकल्प बचते हैं? देखिए सर, है क्या कि सप्लाई एंड डिमांड का नियम, जहां पर चीज की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो वहां पे जो है कुछ ना कुछ मिस सेलिंग होगी ही होगी। अब एक पर्टिकुलर ब्रांच किसी एक भीड़ भाड़ से वाले एरिया में आ गई है, रेजिडेंशियल एरिया के बीच में, तो वहां पर जो है ऑब्वियस सी बात है लोकर की डिमांड ज्यादा हो सकती है। अब उसमें जो है कायदे से नियम तो ये कहता है लोकर देने का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको लोकर मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि बैंक के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपने कुछ खास कस्टमर्स के लिए स्पेशली कभी हमेशा जो है कुछ ना कुछ लोकर बचा करके रखते थे। और वो ये कस्टमर जो होते थे, ये रिच कस्टमर होते थे बैंक के, जिनके लिए कहीं ना कहीं एक बायस रहता था। कोई एक आम आदमी गया, एक कोई स्पेसिफिक आदमी गया जिसके अकाउंट में हमेशा जो है 1 करोड़ रुपया रहता है, और एक आदमी जिसके अकाउंट में जो है 1 लाख रुपया रहता है। तो बैंक वाले क्या करते थे, वो हमेशा जो है जिसके अकाउंट में एवरेज बैलेंस 1 करोड़ रुपए का है उसको प्रेफर करते थे देना, क्योंकि उससे और दूसरे प्रोडक्ट भी मिलने के चांसेस होते थे, 1 लाख वाला शायद ना दे। तो ये एक कहीं ना कहीं बायस्डनेस बैंक करता था। लेकिन और अगर एक नॉर्मल आदमी को देता भी था तो उससे क्या कहता था, ये तो आप फिक्स डिपॉजिट करा लो, 50,000 का करा लो, 1 लाख का करा लो, या 5 लाख का, कुछ भी एक अमाउंट जो है तो उसको दे देते थे, आप करा दोगे तो हम आपको लोकर दे देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे सर। या फिर उसको कहते थे भाई कोई आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, आप 10,000 रुपए का मंथली का या 1 लाख रुपए सालाना कुछ ना कुछ करके उसको बेच देते थे कोई ना कोई प्रोडक्ट। तो ये प्रॉपर मिस सेलिंग का एग्जाम्पल था और ये लगभग हर जगह चल रहा था। 1 जनवरी 2022 से ये बदल गया है। बैंक को क्लियर इंस्ट्रक्शन आरबीआई ने दी है कि आप फोर्स नहीं कर सकते, आपके पास जितने भी एम्प्टी लॉकर हैं आप उनकी लिस्ट जो है पब्लिक करोगे, आपका जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसकी डिटेल लगाओगे, जो भी आपके चार्जेस हैं उसकी डिटेल पब्लिक में नोटिस बोर्ड पे लगाओगे, और वो ये सारी चीजें जो भी आपके पास लॉकर देने के लिए आएगा उसको देनी पड़ेगी। अब मैंने अभी शुरुआत की थी कि अगर भीड़ भाड़ का एरिया है, ब्रांच है, वहां पर बहुत सारी डिमांड है, तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में बैंक एक वेटिंग रजिस्टर मेंटेन करेगा। तो आपका नाम वेटिंग रजिस्टर में नोट कर लिया जाएगा, और जब भी आपका जो है लॉकर देने का नंबर आएगा आपको स्पेसिफिकली बैंक इंटीमेट करेगा, और इंटीमेट करके आपको लॉकर अलॉट करेगा। अगर इस तरह का मामला नहीं होता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए अब बोल दिया गया है बैंकों को आरबीआई की तरफ से। जी बिल्कुल सर। अगला सवाल अब ये निकल के आता है, कई लोग बैंक लॉकर में गोल्ड, डायमंड, कैश और प्रॉपर्टी की सेल डीड आदि भी रखते हैं। क्या लॉकर में सामान रखने के लिए कोई मानक है कि इसमें क्या क्या रखा जा सकता है, क्या नहीं रखा जा सकता है? सामान रखने को लेकर के क्या कुछ नियम हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं? सर देखिए, मोरल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लॉकर का सही इस्तेमाल करें। बैंक उसमें कहता है कि आप किसी किस्म के कोई वेपन सिस्टम ना रखें, कोई ऐसा सामान ना रखें जो अनडिस्क्लोज्ड आपकी जो है संपत्ति हो, या कोई ऐसी संपत्तियां जो गैर कानूनी तरीके से आपने जो है अर्जित की हो, ऐसी चीजें जो है अपने लॉकर के अंदर ना रखें। अब समस्या यहाँ पे आती है कि जो है बैंक उसको मॉनिटर नहीं करता। आपका जो भी आप इसके अंदर एसेट्स रख रहे हैं, आपके जो है कोई भी एसेट्स को मॉनिटर नहीं कर रहा है बैंक, तो उस केस में आप कुछ भी रख देते हैं। अब जब आप कुछ भी रख देंगे तो ये एक छोटा सा इश्यू जो है यहाँ पर रहता ही रहता है विपुल जी, कि अल्टीमेटली आप जो है कभी अभी आपने देखा होगा ईडी की रेड्स पड़ती हैं जहां जहां पर वो करोड़ों करोड़ों रुपए का कैश जो है निकल रहा है, कहीं पे करोड़ों रुपए के हीरे निकल रहे हैं, करोड़ों रुपए के जो है अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं लोकल में से। तो लोग बाग टेंड टू मिसयूज दीज फैसिलिटीज। अदरवाइज ये फैसिलिटीज उन आपके, अभी जैसा आपने शादी के लिए गोल्ड की बात की थी कि बेटी की शादी है, उसका गोल्ड को सुरक्षित करना है तो बैंक में रख दिया कि भाई कहीं कोई उल्टा सीधा काम ना हो जाए, घर पे रखने पे कोई चोरी ना हो जाए, इस टाइप की घटनाओं से बचाव के लिए। ये एक मॉरल सही तरीका है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीका है। दूसरी तरफ इलीगल मीन्स के थ्रू जो पैसा कमाया गया है उसके लिए जो है आपका जो है लॉकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इलीगल तरीके से बैंक लॉकर को इस्तेमाल ना करें, आगे चल के आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। और लॉकर लेना आपका हक है, आप लेना चाहें ले सकते हैं, इसके लिए कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता है। उनको पूरी पारदर्शिता रखनी होगी, एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, आपका नंबर जब आएगा तो आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कोई आपके साथ जानबूझ करके अवॉइड कर रहा है तो उसकी शिकायत आप ऊपर कर सकते हैं।
अगला सवाल ये कि अगर बैंक लॉकर को लेकर के अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, भूकंप जैसी कोई घटना हो गई, तो इसकी भरपाई के लिए क्या कुछ प्रावधान है? क्या यहाँ पर भी वही नियम लगेगा जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि जो आप रेंट अदा कर रहे हैं उसका 5 गुना आपको मिलेगा? क्या कुछ यहाँ पर नियम है? 100% माफ हाँ कीजिएगा। विपुल जी, हाँ विपुल जी, देखिए मैंने एक नियम आपको बता दिया कि बैंक कितने तक के लिए लायबल, अप टू 100 टाइम्स ऑफ द रेंटल वैल्यू बैंक इज लायबल। देन दूसरी चीज साहब जो है, अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, आपका फ्लड आ जाता है, आपका लाइटनिंग या कोई थंडर स्टॉर्म जैसी घटना हो जाती है, या कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, तो उस केस में बैंक लायबल नहीं है। दिस इज वेरी मच क्लियर। बैंक भूकंप के केस में लायबल नहीं है, फ्लड आ जाता है लायबल नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरीके से अगर कोई कस्टमर अपनी किसी गलती की वजह से अपनी अपना जो लॉकर है वो किसी को इस तरीके से ऑपरेट करा बैठता है जो नहीं होना चाहिए, उस केस में भी बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की जा सकती। हाँ, अगर बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए नेचुरली, अब जैसे बैंक ने कहीं पे ब्रांच खोली है और वो ब्रांच जो है अब बिल्डिंग पुरानी हो गई है, जर्जर जैसी अवस्था में आ गई है, और वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, उसकी वजह से वैल्यूएबल का नुकसान हो जाता है, देन उस केस में जो है 100% बैंक लायबल है। लेकिन लायबल कितना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 100% ऑफ द रेंटल वैल्यू। और इसको ये जो पैसा आराम से कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को मिल जाए, आरबीआई ये भी कहता है कि पर्टिकुलर ब्रांच के लिए जहां पर भी आपका जो है लॉकर है, बैंक प्रॉपर इंश्योरेंस दे दे, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी से जब भी इस टाइप की कोई बिल्डिंग कोलैप्स या कोई इस वजह से चोरी डकैती की घटना हो जाती है, उस केस में कंपनसेशन दी जा सके। हाँ, मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्या इस तरह के मामले में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है कि अगर कोई इस तरह की कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई, मान लीजिए भूकंप है, बाढ़ है, या फिर कहीं कोई ऐसी घटना हो गई, आतंकी घटना हो गई, तो कोई इस तरह की बीमा की व्यवस्था नहीं है क्या? देखिए दो तरीके से मैं एग्जांपल आपको इसके बताता हूँ। पहला तो ये है कि कस्टमर का जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रांच लेवल पर बैंक को एक इंश्योरेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे कि अगर कोई इस टाइप की चीजें हो जाएं, जहां पर थेफ्ट हो जाए या कोई बैंक का ही कर्मचारी गड़बड़ कर दे, तो उस केस में कस्टमर्स को कंपेंसेट किया जा सके। उसके लिए जो है बैंक, आरबीआई कहता है कि बैंक प्रॉपर एक ब्रांच वाइज पॉलिसी लेकर के रखे। ये बैंक के एंड पे है, इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हाँ, वो अलग बात है कि रेंटल वैल्यू का ही पार्ट होता है, इसमें जो प्रीमियम वगैरह जाता है उसमें एक रेंटल वैल्यू का ही पार्ट होता है। देन दूसरी चीज जो आती है कि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कोई वैल्यूबल आइटम अपना लॉकर के अंदर रखने जा रहे हैं, आप उसको चाहे तो अलग से इंश्योरेंस ले सकते हैं। कोई लॉकर इंश्योरेंस जैसी कोई भी चीज नहीं। ठीक। या अगर कोई बैंक का कर्मचारी आपको लॉकर इंश्योरेंस जैसी कोई स्कीम बेचना चाहे तो वो बेच ही नहीं सकता अनटिल अनलेस जो सामान आप लॉकर के अंदर रखने जा रहे हैं वो सामान जो है वो प्रॉपरली, मतलब जो है उसकी वैल्यू एसेस ना की जा सकती, क्योंकि जिस चीज की जब तक वैल्यू एसेस नहीं की जाएगी तब तक उसका इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अब जरा कुछ एक दर्शकों के सवाल काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और लोग अपने सवाल जानना चाहते हैं। तो अनुज तेवतिया जी ने सवाल हमें भेजा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। इनका कहना ये है कि इनका एक निजी बैंक में खाता है और इन्होंने 1 साल पहले लॉकर की मांग की थी। उनका शुरू में मुझसे 50,000 रुपये की एफडी कराने को कहा गया और जब मैंने मना किया तो ये कहा गया कि वेटिंग चल रही है, आपका नंबर आने पे आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लॉकर नहीं मिला है, ऐसा क्यों है? अब इसमें 2 तरह के जवाब हैं। एक तो आपने कहा कि अब आरबीआई की गाइडलाइन के बाद जो है, अब अगर वेटिंग है, रेजिडेंशियल इलाके में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो एक तो ये कारण हो सकता है, और दूसरा अगर इन्हें लगता है कि इन्हें जानबूझ करके अवॉइड किया जा रहा है या इन्होंने चूंकि एफडी नहीं कराई उस वजह से नहीं इनको मिल रहा है, इनके पास विकल्प क्या बचते हैं? ये कहाँ अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं? सर देखिए, तेवतिया जी के साथ में या जो भी जो जैसे मुजफ्फरनगर एक सिटी हो गया जहाँ पे थोड़ा सा सर्विलेंस कम है या जो है थोड़ा सा जो है जानकारी कम है, वहां पर इस टाइप की घटनाएं जनरली होती रहती हैं। बैंक्स बहुत बार अपनी मनमानी दिखाते रहते हैं। अब उसका तरीका क्या है कि जब भी आप जो है बैंक के साथ में कोई भी लेन देन करें, चाहे वो इवन लॉकर का लेना हो या किसी और चीज का, तो आप हमेशा राइटिंग में अपनी रिक्वेस्ट दें और उसका रीजन अगर वो आपको रिजेक्ट किया जाता है तो राइटिंग में ही दें।
ठीक है, आप जी। उनसे जो है राइटिंग में ही पूछिए कि भाई आपके पास एम्प्टी लॉकर्स हैं या नहीं। अगर वो कहते हैं कि नहीं है, अभी वेटिंग कितनी चल रही है, आप राइटिंग में पूछिए। आपका नंबर जो है, आप वेटिंग रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो मैं वेटिंग रजिस्टर में अपनी एंट्री दर्ज करना चाहता हूं, वेटिंग रजिस्टर में अपनी एंट्री दर्ज कीजिए। और उसके बाद में आप जो है पूछिए कि जिस दिन से जो है वेटिंग रजिस्टर में आपकी एंट्री हुई है, सपोज कीजिए आपने 6 महीने पहले की थी और अब आप जाकर के दोबारा जो है बैंक से पूछते हैं, तो आप ये भी पता कर सकते हैं कितने लोगों को लॉकर दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि बात है। वो जी प्रॉपर ट्रांजैक्शन होगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप ऐसा नहीं कि आप कोई भी बातचीत कर ली, उस बातचीत का कोई मायने नहीं है। जो भी बातचीत आप बैंक के साथ कर रहे हैं उसको लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में अपने पास इकट्ठा रखिए, ताकि भविष्य में जब आप कोई शिकायत करें तो आपके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हों कि आपने किस किस तरीके से बातचीत की, क्या आपसे कहा गया। और अगर एफडी खुलाने के लिए भी कहा जा रहा है तो कहिए कि ये भी लिखित रूप में हमको दीजिए, ताकि भविष्य में आप कुछ कहना चाह रहे हैं अमित जी? बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता, ना तो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, ना एफडीआर लेने के लिए। हाँ, एक केस में बैंक जरूर एफडीआर आपसे मांग सकता है, और वो कितना मांग सकता है? वो मांग सकता है 3 साल के रेंटल वैल्यू के बराबर की एफडी, मैक्सिमम। ठीक। तो अगर, और वो भी इसलिए कि 3 साल में चूंकि एक बार रोकर ऑपरेट होना मैंडेटरी है, तो इसलिए जो है 3 साल का आपसे जो है एफडीआर किया जा सकता है। तो अगर किसी का 10,000 का लोकर का रेंटल है तो 30,000 की रेंट ली जा सकती है। अगर 2,000 का रेंटल है तो 6,000 का एफडीआर ले सकता है। बैंक इससे ज्यादा का वैल्यू का आपसे एफडीआर डिमांड नहीं कर सकता। तो इन छोटी छोटी बातों का रखिए ध्यान। चलते हैं सुदेश ग्रोवर जी के पास, कपूरथला पंजाब से। उन्होंने सवाल भेजा है और इनका सवाल यह है, मैंने 6 महीने पहले एक सरकारी बैंक में लॉकर की सुविधा ली है। सामान रखने के बाद अभी तक इन्होंने इसे एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है। क्या मुझे बीच बीच में अपना सामान चेक करते रहना चाहिए? लॉकर की सुरक्षा को लेकर मुझे किन बातों पर गौर करना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर कैसे जागते रहें। क्या हर 2 महीने पर जा कर के चेक करें सामान सुरक्षित है या नहीं, कहीं बैंक कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है? ये बहुत सारे लोग जो इस शो को देख रहे होंगे और लॉकर की सुविधा लेना चाह रहे हैं, उनको क्या किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? कैसे वो सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें कि उन्होंने जहां पैसे रखे हैं या जहां अपनी जो भी कीमती बहुमूल्य चीज़ें रखी हैं वो सुरक्षित हैं? आरबीआई ने अपनी जो गाइडलाइंस दी हैं उनके अंदर क्लियर जो है सिक्योरिटी मेजर्स लिख दिए हैं। उसमें तो कोई संशय ही नहीं बचा कि उन्होंने कुछ छोड़ा है। सीसीटीवी का प्रोविजन कर दिया है, सिक्योरिटी गार्ड का प्रोविजन कर दिया है, एलमारा आपका जो लॉकर सिस्टम है, एलमीरा टाइप का जो भी होता है उसके अंदर किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए वो भी कर दिया है। यहां तक भी कर दिया है कि जो कीज होती हैं, आपको कीज दी जाएंगी, उसके ऊपर ब्रांच की आईडी और बैंक का नाम या उनका कोई भी एक कोड जो है वो प्रिंट कर दिया जाए, जिससे कि अगर कल को कुछ इवन एनफोर्समेंट की जो बैंक कंपनीज वगैरह होती हैं, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस वगैरह, इनको भी अगर वो लॉकर खोलना पड़े बाई चांस किसी वजह से, तो वो भी जो है बड़े आराम से उसको जाकर के खुलवा सके इन केस ऑफ अगर इलीगल पैसा है या कुछ इस टाइप की सिचुएशन अराइज होती है। लेकिन ये सारा का सारा काम जितना भी होगा वो आपके जो लेट डाउन लॉ हैं, जो भी प्रिवेलिंग नियम बनाए हुए हैं, उनके अंतर्गत होगा। किसी भी नियम को आप तोड़ करके कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये क्लियर कट है। मैं दो तीन टिप्स, जनरल टिप्स देना चाहूंगा, खास तौर पे जो है नॉमिनेशन से रिलेटेड। सबसे बड़ा डिस्प्यूट तब आता है विपुल जी जब कस्टमर, ग्राहक जो है नॉमिनेशन नहीं करता। बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, कोई भी, ये तो लॉकर है, लॉकर को छोड़ दीजिए, कोई भी आप जो है, चाहे आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं, चाहे आप जो है कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, नॉमिनेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉमिनेशन के अभाव में सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, खास तौर पर जब कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। जैसे आपके अगर जो है पासवर्ड आपका जो है आप ही के पास रह गया, घर में किसी को पता ही नहीं है, तो आपका मोबाइल नहीं खोला जा सकता। सेम इसी तरीके से नॉमिनेशन इज द की टू पास ऑन योर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स टू योर फैमिली मेंबर्स। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप नॉमिनेशन 100% बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि नॉमिनेशन। दूसरी बात, आप एवरी 6 मंथ अपना जो है लॉकर एक बार ऑपरेट करने के लिए जरूर जाएं। कि कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि जो है सिक्योरिटी लैप्स वगैरह कोई दिखे तो उसको जो है स्पेसिफिकली कंप्लेंट बुक के अंदर बैंक की नोट करके आए। देन उसके बाद में तीसरी चीज, आप जो है कभी भी अपने सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स है वो एक बैंक में ना रखें।
कोशिश कीजिए कि एक से ज्यादा लॉकर रख लें अगर आपके पास में ज्यादा वैल्यूएबल्स हैं। जैसे आप जो है एक जगह सारे प्रॉपर्टी पेपर रख दिए या दो जगह, उसको दो जगह कर देंगे, थोड़ा रिस्क डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी तो आप ये थोड़ा सा जो है इसका जो है ध्यान रखें कि एक जगह पे डू नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एज सिंपल एज दिस। चलिए तंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई आपने, और निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत लापरवाही हमारे दर्शक कर रहे होंगे वो आगे से इसको लेकर के नहीं करेंगे। और लब्बो लुआब आपका ये है कि लॉकर को लेकर के जो गाइडलाइन है सरकार की, आरबीआई की, वो काफ़ी सुरक्षित है। कुछ एक मामलों में अगर कुछ ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसको लेकर के जो है तमाम प्रावधान किए गए हैं, और एक निश्चित समय सीमा तक आपका जो निवेश है, जो आपके जो पैसे हैं, जो वैल्यूएबल्स हैं, वो सुरक्षित है। यही कहना चाहा आपने? ये ग्राहक का भी फर्ज है कि वो जहां पर भी जिस भी बैंक में ब्रांच में जो है जा रहा है वहां पर प्रॉपर देख ले, चेक कर ले, सेटिस्फाई हो ले, तभी लो कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उसको कहीं पर भी संशय लगता है नहीं करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, और तमाम दर्शकों को नींद से जगाने के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए।